पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैदराबाद डेरे डाले हुए हैं जनाब। आज और आप क्रिकेट से शुरू करें? बिल्कुल क्रिकेट से आज हम इसका आगाज करेंगे क्योंकि आज पाकिस्तान का पहला मैच है न्यूजीलैंड के साथ। वार्म अप मैच है, बगैर शायकीन के होगा। जो खिलाड़ी वर्ल्ड कप में अपना रंग जमाने को भरपूर तरीके से तैयार है। बकौल जो आपको पता है हमारे जो कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने भी कहा है कि वो बिल्कुल तैयार है और वो सेमीफाइनल की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ फाइनल और ट्रॉफी जीतने की बात कर रहे हैं। और कौमी टीम जी राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में आज जो के लिए ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन रखा गया था। कल की हम बात करें, कप्तान बाबर आजम समेत जो 18 में से 10 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। प्लेयर ने कोचेस की निगरानी में खूब पसीना बहा, प्रैक्टिस की, नेट प्रैक्टिस की, फील्डिंग के मुख्तलिफ ड्रिल्स में हिस्सा लिया और जो कीवी खिलाड़ी हैं उन्होंने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। बड़े मुतबरिक दिन पे हम पाकिस्तानी जो कि इस्लाम से रिलेट करते हैं, क्रिकेट को हमारी चूंकि दोनों के साथ दिल लगी है बहुत ज्यादा ओब्वियसली, तो आज बड़ा मुतबरिक दिन है। दुआ कर दीजिए पाकिस्तान का आगाज बहुत अच्छा हो वर्ल्ड कप में और हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के फाइनल को जीत कर वापस आए। खैर, जिस सेशन का जिक्र अरुणा हसन कर रही हैं, कीवी खिलाड़ियों ने भी एक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स इस दौरान एक दूसरे से इनकी मुलाकात भी हुई कीवी प्लेयर्स के साथ। जुम्मे को न्यूजीलैंड के खिलाफ आज के दिन पहला वार्म अप मैच खेला जाना था, इस पर कैजुअल होगा। जो हैदराबाद पुलिस है उसके इनकार के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता आपको बताएं कि जो सिक्योरिटी की वजूहात है, इस पर स्टेडियम को शायकीन को दाखिले की इजाजत नहीं मिली है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ऐसा लगता है कि कैपेसिटी के इश्यूज हैं यहाँ पे जो पुलिस है उसके। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का जो अपना पहला मैच है बाकायदा तौर पर आपको मालूम है नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेंगे 6 अक्टूबर और यही आसान मैच होगा, यही पाकिस्तान की टोन सेट करेगा फॉर द वर्ल्ड कप। एंड आज का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा मदर ऑफ ऑल मैचेस एज वी कॉल इट, 14 अक्टूबर सन 2023 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन इंडिया अहमदाबाद। दैट इज गोइंग टू बी अ बिग मैच। बिल्कुल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा जी 14 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। लेकिन हम बार बार उस वेलकम की वीडियोस और उस वेलकम को देख रहे हैं जो हैदराबाद में पाकिस्तानी टीम का किया गया है। एंड आई होप कि पाकिस्तानी टीम अगर यहाँ पे कुछ अच्छा करती है, कुछ अच्छा परफॉर्म करती है नीदरलैंड्स के साथ भी, चूंकि हमारा मैच है यहाँ पे पहला, तो ये वेलकम बरकरार रहे और अहमदाबाद स्टेडियम में भी हमें उसी तरह का वेलकम मिले जैसे हैदराबाद स्टेडियम में। एग्जैक्टली। हमारे पास सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हैं, उन्हें हमने सुबह सुबह जगाया है अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए जो हमें हो रही हैं कि आज से एक बड़े इवेंट का आगाज समहाउ इनफॉर्मल है, फॉर्मल तो 6 तारीख को होना है लेकिन हो रहा है। तो हम बीइंग क्रिकेट लवर्स तो हमारे लिए सबसे बेस्ट मौका यही होता है जब वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है। भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सुबह खैर आपको। जी इमरान और रुमला, आप दोनों को भी सुबह खैर। और जाहिर है आज एक बड़े दिन से हमारी सुबह का आगाज हो रहा है जी। तो यही दुआ, यही तवक्को के इस दिन के सदके अल्लाह ताला हमारी टीम पर भी अपना करम करे और पाकिस्तान टीम अपनी तवक्कुआत पे पूरा उतरे और भट्टी साहब बरकतें आ जाएं, ये भी कहे ना, बरकतें आ जाएं हमारी परफॉर्मेंस में इंशाल्लाह। अच्छा अब तो आज भट्टी साहब, जिस तरह से अभी हमने आपसे तो हमारी बात नहीं हुई है, पाकिस्तानी टीम ने जब लैंड किया था हैदराबाद में बड़ा अच्छा वेलकम हुआ और हम यही बात कर रहे थे कि अनएक्सपेक्टेडली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना वेलकम। और बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट आप समेत हमने जिनसे भी बात की, उनका यही था कि इस तरह से वेलकम नहीं होता है। लेकिन बाबर आजम की कैप्टनसी में जो टीम वहां पे पहुंची, वहां पे उनका इस्तकबाल किया गया। आप इस इस्तकबाल के हवाले से क्या कॉमेंट करेंगे स्पेसिफिकली? देखिए उर्मिला, इस इस्तकबाल से एक बात तो साबित हो गई कि क्रिकेट और खेलों की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। सियासत अपनी जगह, लेकिन बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जितने पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं, सबके फैन क्लब जो है वो इंडिया में मौजूद है। चाहे आप हमें IPL खिलाएं या ना खिलाएं, हमारे प्लेयर्स की जो पॉपुलैरिटी है, जो हमने मनाजिर देखे हैदराबाद दक्कन में, हालांकि चूंकि मुस्लिम बड़ी तादाद में रहते हैं हैदराबाद में, ये भी एक वजह है कि इतनी आसानी से हमने देखा कि लोग पाकिस्तान का झंडा लेकर भी वहां मौजूद थे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के प्लेयर्स ने अपनी पॉपुलैरिटी जिस तरह लैंड की पाकिस्तान की टीम हैदराबाद के एयरपोर्ट पे, तो पॉपुलैरिटी तो पाकिस्तान की मौजूद थी। उम्मीद यही है कि जिस तरह पाकिस्तान का इस्तकबाल हैदराबाद में हुआ है, अहमदाबाद में भी वैसा हो, बेंगलोर में भी, चेन्नई में भी, कोलकाता में भी, यही वो 5 ग्राउंड है जहां पर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है, टीम चली गई, तमाशाइयों को वीजे नहीं मिले,
सहाफियों से तो वीजों की दरखास्त भी अभी तक नहीं ली गई। ओह माय गॉड, वेरी बैड। ये बड़ा ही बड़ी तंग नजरी है भारत की, और हम इस पे सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, बिकॉज वो उस स्पोर्ट्स का फिर रंग नहीं रहता ना, जिसमें जर्नलिस्ट ना जाएं, जिसकी क्रिकेट है ही शायकीन की वजह से इनफैक्ट। अच्छा, वैसे आपने दूसरी तरफ भट्टी साहब जब आपने कहा ना कि उम्मीद है कि इस्तकबाल की जब आपने बात की, मैंने कहा आप कहने लगे कि जसप्रीत बुमराह और सिराज भी पाकिस्तान का ऐसी इस्तकबाल करेंगे जैसे इंडियन स्पेक्टेटर्स करे थे, तो लेकिन आपने शायकीन का जिक्र कर दिया। खैर, मैं आपसे आज के कॉम्बिनेशन के हवाले से पूछना चाहता हूं, जिस कॉम्बिनेशन के साथ आज की टीम को जाना चाहिए, खास तौर पे ऑल आइज ऑन हसन अली, चूंकि उनकी सिलेक्शन पे तनकीद बड़ी हुई है। कल मैंने उनको प्रैक्टिस करते भी देखा। आज के कॉम्बिनेशन में हसन को खेलता देखते हैं आप, और क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए आज के मैच को लेकर? देखिए, 6 तारीख को जो पाकिस्तान का इमरान पहला मैच है, तो मेरा ख्याल में उसमें जो पाकिस्तान की 11 उतरेगी, ऑलमोस्ट वही 11 आज बाबर आजम खिलाएंगे। उनको पिच और कंडीशंस का भी अंदाजा हो जाएगा। लेकिन इस वार्म अप मैच का एक जो फायदा होता है कि 11 बैट्समैन बैटिंग करते हैं, फील्डर भी 11 होते हैं, लेकिन बॉलिंग में आपके पास ऑप्शन होते हैं कि मुख्तलिफ लोग आप ट्राई कर सकते हैं वार्म अप मैच में। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में जो फर्स्ट चॉइस पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है, वो तो जाहिर है शाहीन, हारिस और हसन अली मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि नई बॉल का एक मसला है। नसीम शाह पाकिस्तान टीम में नहीं है, फिर फहीम अशरफ ड्रॉप हो गए। लेकिन जो असल जो हम बार बार बात करते रहे, माजी में आपके साथ भी 1-2 बार जो मेरी बात हुई कि एशिया कप में पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग स्ट्रगल करती हुई नजर आई। इब्तिदा में जब फास्ट बॉलर्स ने एक टोन सेट की, आप देखिए मिडिल ओवर्स में वहां पर स्पिनर्स और खासतौर पर शादाब खान स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के स्पिनर्स का रोल जो है वो पाकिस्तान को एक अच्छे मकाम पर ले जा सकता है अगर हमारे स्पिनर्स फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि पाकिस्तान के पहले 2 मैच निस्बतन, हालांकि वर्ल्ड कप के 9 मैचेस इंपॉर्टेंट है, कोई टीम कमजोर नहीं है, लेकिन नेदरलैंड और श्रीलंका दोनों मैचेस हैदराबाद में होने, तो मेरे ख्याल में निस्बतन हल्की टीमों के खिलाफ होंगे, क्योंकि इब्तदाई 2 मैचेस के बाद फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तो इब्तिदा में अगर हैदराबाद में इब्तिदा में पाकिस्तान ने 2 वार्म अप मैच खेलने, 2 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने, तो पहले 15 दिन में अगर पाकिस्तान 2 मैच जीतकर अहमदाबाद जाता है, तो पाकिस्तान के पास एक मेरा ख्याल साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा इंडिया के ऊपर। बिल्कुल, और एक मोमेंटम अच्छा बन जाएगा टीम का। अच्छा, ये तो हमने बॉलिंग साइड की बात की। अब जो बैटिंग लाइनअप है, 2 के हमारे पास बाबर आजम है, रिजवान है, लेकिन स्टिल हमारे बैटिंग लाइनअप को अब्दुल माजिद भट्टी साहब आप कैसे देखते हैं? देखिए उर्मिला, मैंने 8 वर्ल्ड कप कवर किए हैं और 6 T20 वर्ल्ड कप, लातादा चैंपियंस ट्रॉफी, इंटरनेशनल मैचेस में पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मैचेस पिछले 30 साल से कवर किए हैं। लेकिन ये मेरी अपनी राय है, क्योंकि बाज लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं भाई आप बैठ के तबसरे करते हैं, आपने कितनी क्रिकेट खेली। ये मेरी जाती राय है, हो सकता है कि लोग इससे इख्तिलाफ करें कि बहुत ज्यादा बयानबाजी ना ये अच्छी चीज नहीं है। आप लो प्रोफाइल में रहें, आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए। आप देखें बाबर आजम जब लाहौर से रवाना हुए, उन्होंने 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी ये क्या बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल हम तो ट्रॉफी जीत कर आएंगे। भाई एज ए पाकिस्तानी मेरी और 25 करोड़ अवाम की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम ट्रॉफी जीत कर आए, लेकिन आपको नहीं बोलना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस को बोलना चाहिए। लेकिन बाबर आजम मेरे ख्याल में अगर रन करेंगे, रिजवान रन करेंगे, फखर रन करेंगे। देखिए पाकिस्तान के टॉप 4 बैट्समैनों में से 2 बैट्समैन और टॉप 4 बॉलरों में से 2 बॉलर अगर परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में एक अच्छे मकाम पर फिनिश करेगा। लेकिन इसमें फिर हमारे जो साफी भाई हैं, कुछ जूनियर्स कुछ सीनियर्स, मेनली जो फील्ड में होते हैं, वो भी तो फिर ऐसी दिल जलाने वाली बातें करते हैं ना। वो भी कहते हैं क्या हम टॉप 4 में पहुंच जाएंगे। तो वो जो सार्कास्टिक अप्रोच है हमारी, वो तो मेरे ख्याल में जब टीम बन गई है तो भट्टी साहब आई थिंक वी शुड सपोर्ट ना, हमें भी कहना चाहिए कि नहीं इंशाल्लाह वी विल विन। तो वो पॉजिटिविटी आपकी बात ठीक है कि परफॉर्मेंस बोले, लेकिन हम लोग भी तो फैलाएं, हम भी तो बीइंग नेशन तैयार रहते हैं कि
बस तनकीद का मौका मिले हम और शुरू कर दें। अच्छा, आपने बड़े अच्छे नुकात की जानिब इशारा, बैटिंग और बॉलिंग दोनों की बात हमने कर ली। हाउ यू सी न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका एक ऐसे जख्मी शेर के तौर पे मुझे नजर आते हैं, खास तौर पे न्यूजीलैंड कभी वर्ल्ड कप जीते रही है, सेमीज तक पहुंच जाते हैं और सेमीज भी बहुत अच्छा खेल के अक्सर हमने देखा है हार जाते हैं। और एक दफा आई थिंक दैट वाज T20 और वनडे, आई बिलीव, मुझे याद नहीं है, जब इंग्लैंड से आखिरी बॉल पे फैसला होता है, वो वनडे मैच, आई थिंक वनडे वर्ल्ड कप था। तो न्यूजीलैंड की टीम को आप कैसे देख रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को और उनकी स्टैंडिंग को? देखिए, न्यूजीलैंड की भी जो फायर पावर है, उनकी बैटिंग और फास्ट बॉलिंग है। तो अगर आपको याद हो, पाकिस्तान को पहले ये जो आज वाला मैच है ये अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना था, लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की आईसीसी से कि हम ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ रिसेंटली T20 वनडे सीरीज, फिर एशिया कप, लिहाजा हमें किसी और टीम के साथ मैच दिया जाए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा प्रैक्टिस मैच होना चाहिए। बिल्कुल, न्यूजीलैंड की टीम जो है वो भी दुनिया की अच्छी टीमों में से है। उनके लिए जो सबसे अच्छी बात है, 2019 के वर्ल्ड कप का फाइनल, क्या फाइनल हुआ लॉर्ड्स में, सुपर ओवर। लेकिन फिर केन विलियमसन, आपको याद होगा लास्ट ईयर जब आईपीएल खेलते हुए वो जख्मी हो गए थे, लेकिन अब केन विलियमसन वापस आए हैं, फिट हो गए। टिम साउदी स्टिल अनफिट है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर केन विलियमसन एशियन कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर केन विलियमसन परफॉर्म कर गए, न्यूजीलैंड के पास भी एक अच्छी टीम है। लेकिन न्यूजीलैंड जैसी टीमें, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें जब एशियन कंडीशन में आती हैं तो बाज दफा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करती हैं, बाज दफा हमें लगता है कि बहुत ही ऑर्डिनरी टीम खेल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडियन कंडीशन में न्यूजीलैंड जो है वो दीगर टीमों को और आज पाकिस्तान को भी टफ टाइम देगा। ओके, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच जी आपके टाइम के लिए। आप तशरीफ लाए, आपने अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। इस वक्त पाकिस्तान की टीम के अंदर मौजूद है और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का आगाज इनफैक्ट हुआ चाहता है आज वार्म अप मैच से, और परफॉर्मल जो हमारा मैच है वो तो हम अक्टूबर में खेलेंगे। हमारी बेस्ट विशेस टीम के साथ हैं, अल्लाह करे कि बेहतर रिजल्ट्स आए इंशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपको बताएं कि एशियन गेम्स में पाकिस्तान की जो स्क्वॉश टीम है वो छाई हुई है जनाब। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पहले नेपाल और कतर के खिलाफ धाक बिठाई, फिर सिंगापुर को 3-0 से शिकस्त दी और बुध के रोज भारत को हराया। और कल ग्रुप मैच का जो आखिरी मैच था उसमें कुवैत को भी 3-0 से शिकस्त दी और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लिया है। पाकिस्तान की जानिब से जी आसिम खान, नूर जमान और नासिर इकबाल ने कामयाबियां हासिल की है, जबकि ग्रुप राउंड में पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त रहा है और ना सिर्फ पाकिस्तान की जो टीम है, स्कॉश टीम है, वो सेमीफाइनल में पहुंची है, बल्कि एक मेडल भी उनका यकीनी हो गया है। फर्स्ट मेडल इन दिस एशिया कप 2023 जो कि यकीनी है इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम बेहतरीन परफॉर्म करेगी और आज सेमीफाइनल में दोपहर 1 बजे हांगकांग के साथ हमारी टीम का मुकाबला होगा। मजीद हमारे साथ टीम मेंबरान मौजूद हैं, जिसमें मोहम्मद आसिम है, नासिर इकबाल हैं, और हमने कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे देखी जिसमें हमें आसिम गिला करते नजर आए कि हमें भी कोई मीडिया पूछ ले, हमने भी पाकिस्तान के लिए जीत लिया। तो आसिम और नासिर, ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के लिए कोई कुछ करे और हम उसे इन्वाइट ना करें। आपने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और हमें बहुत अच्छा लगा आपको लेकर। आप कैसे, ठीक ठाक है? मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? अल्लाह सब ठीक है और थैंक यू फॉर हमें शो में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू आप लोगों का कि हमें एज ए नेशन इतनी कम खुशियां नसीब होती हैं। और जब स्कॉश की बात आती है तो हम तो अपनी स्कॉश की हिस्ट्री को भी देखें। तो आप जैसे प्लेयर्स जब आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वी फील सो प्राउड। सबसे पहले तो हम आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने बैक टू बैक इतनी फतुहात हासिल की है, कैसे मुमकिन हो पाया? और आप लोगों का जो सबसे, हम कहते हैं ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी चीज़ हो, स्कॉश में भी आपने इंडिया को हराया। हाउ इज द फीलिंग, हाउ इज द मैच? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है काफी क्रेजी मैच होता है। इसमें काफी टफ फाइट होती है और स्पेशली जो इंडिया की टीम है वो नंबर 1 सीड थी, तो हमारे लिए, हमारी टीम ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइप की परफॉर्मेंस हम देंगे। सारा क्रेडिट जाता है नासिर इकबाल को, जिन्होंने मेन मैच निकाला था काफी अच्छा। तो काफी अच्छा फील हो रहा है। कल हमारा हांगकांग के साथ भी है सेमीफाइनल, लेकिन जो खुशी इंडिया के साथ मिली हमें वो तो जाहिर बात है। और काफी अच्छा लग रहा है, काफी टाइम के बाद जो है ना पाकिस्तान की, स्पेशली पाकिस्तान स्क्वॉश में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमने दी।
डेफिनेटली नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम सारे मैचेस जीत जाएं, लेकिन जो भारत को हराने की खुशी है उसका एक अपना ही मजा और लुत्फ है, और उसका कल आपने इजहार भी किया हांगकांग के साथ हमारा, क्योंकि अब कौम की नजरें मेडल के ऊपर हैं और हम चाहते हैं कि वी शुड गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। हांगकांग की टीम कैसी है और आपकी तैयारी कैसी है हांगकांग के साथ आज जो मैच है उसको लेकर? तैयारी हमारी बिल्कुल 100% है, और हांगकांग की टीम में जो नंबर 3 प्लेयर्स है, नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1, उन सबको मैं भी जीता हूँ, नासिर इकबाल भी जीता हुआ और नूर जमान भी जीता हुआ। तो इंशाल्लाह ताला तैयारी हमारी अच्छी है और चांस हमारे 70% है कि हम जीतेंगे, और बाकी अल्लाह पे है, हम अपना पूरा जोर लगा देंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए जो है ना पूरी कोशिश है गोल्ड मेडल लेकर आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नासिर, आप इतने चुप चुप क्यों बैठे हैं? मुझे लग रहा है अब ज्यादा आसिम इतनी एक्साइटमेंट से हमें बता रहे हैं, आप भी अपनी एक्साइटमेंट हमारे साथ शेयर करें। आपके मैचेस कैसे रहे, आपको इंडिया को हरा के कैसा लगा? जी बिल्कुल, एक्साइटमेंट तो काफी ज्यादा है और काफी खुश हैं और इंशाल्लाह फोकस्ड हैं सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि अभी इंशाल्लाह हमने कोशिश करना है मेडल जीतने के लिए, गोल्ड मेडल जीतने के पाकिस्तान के लिए। तो उसकी हमारे सही, और इंशाल्लाह आज जो फाइनल हो रहा है उसके लिए भरपूर तैयार हैं हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से और हमारे पाकिस्तानी अवाम को गुजारिश है में याद रखें और इंशाल्लाह हम अपने फुल एफर्ट करेंगे, 100% देंगे आज के मैच में, क्योंकि आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम इंशाल्लाह आज का मैच जीतेंगे तो हम कॉन्फिडेंस हमारा बहुत बिल्ड हो जाएगा फाइनल के लिए, और हम पे और भी ज्यादा फाइनल में अच्छी फाइट करेंगे और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए इंशाल्लाह व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट। आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो इंशाल्लाह आगे भी जरूर, लेकिन जितना आपने कर भी दिया है, आप इस ग्रीन फ्लैग के साथ दुनिया के सामने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीन के अंदर, तो ये भी हमारे लिए इससे बढ़ के भी और खुशी की कोई बात नहीं है। फैमिली फ्रेंड्स सो फार कैसा रिस्पॉन्स है? और जैसा कि हमला ने बिल्कुल शुरू में लेगेसी का जिक्र किया था, बड़ी जबरदस्त लेगेसी है हमारी स्क्वाश को लेकर, और अब पाकिस्तान में कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, चाहे वो रिसेंटली हमजा के हवाले से हो, आप लोगों के हवाले से हो, तो इसको बीइंग स्क्वाश प्लेयर आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो खबरें अच्छी अच्छी आ रही हैं? काफी मतलब काफी खुशी मिलती है, एक हौसला हमें मिलता है कि काफी टाइम के बाद मतलब थोड़ा सा प्लेयर्स को और बेसिकली स्क्वाश के, स्पेशली स्क्वाश के प्लेयर्स को अगर इस तरह के आप लोग देख रहे हैं कि मतलब आवाम जो है, लोग जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे हमें भी काफी ज्यादा हौसला मिलता है, क्योंकि एक काफी गैप आ गया था जान शेर जहांगीर जो हमारे लेवल उसके बाद, लेकिन इंशाल्लाह हमने जो हमारी उम्मीदें हैं वो है काफी, और हम मोटिवेटेड हैं इंशाल्लाह, और कोशिश करते रहेंगे कि आगे भी जितने भी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, आगे जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं उनमें अच्छा से अच्छा खेलेंगे, और जो पाकिस्तान का जो खोया हुआ एक मकाम था उसको दोबारा लेकर आएंगे टॉप पर। और इंशाल्लाह जो हमारा आसिम है, जो हमारी टीम का कैप्टन है, उन्होंने काफी मोटिवेट हमें रखा हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह जो आगे के मैचेस आएंगे उसमें भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने कहा कि जो खोया हुआ मकाम है, द प्रोसेस इज बिगिन आई गेस, और इससे पहले हम बात कर रहे थे जैसे हमजा की अभी इमरान ने बात की है, आप लोग भी उसी एक लीग का हिस्सा हैं जो सक्सेस मिल रही है हमें माशाल्लाह। अच्छा, जब आप लोग एशियन गेम्स में है, जाहिर हम कतर की बात करें, कवैत की बात करें, बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जिनके साथ आपने खेला है। आसिम, मैं सवाल आपसे करूंगी, आप अपनी ट्रेनिंग्स और अपनी जो प्रैक्टिस है या उन चीज़ों को, अपनी टेक्निक्स को देख के आप क्या समझते हैं कि जो इंटरनेशनल दूसरे खिलाड़ी हैं उनकी टेक्निक्स में क्या फ़र्क है? क्या उनके पास ट्रेनिंग्स बेहतर हैं या आप लोग भी उसी लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हैं? ओवरऑल फैसिलिटीज़ को लेके भी हमें बताइएगा। देखिए, इसमें मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहूँगा, ये हमारे जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इंडिया की टीम को ले लें, वो एशियन गेम्स में आने से पहले उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन के साथ ट्रेनिंग की है, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है। उसके अलावा महेश को देखे, जिसको नासिर इकबाल जीते है, वो इंग्लैंड में ट्रेनिंग करता है, यूरोप में ट्रेनिंग करता है, और सौरभ इंग्लैंड के अंदर था। अब बात आई थी हम पे, हम 1 साल से पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए थे, हमारे अंदर कोई ट्रेनिंग नहीं थी। 1 महीना कैंप लगा था हमारा एशियन गेम से पहले, जिसमें मैं में खेल रहे थे। तो जहाँ पे जो सबसे बड़ा गैप आता है वो आता है ट्रेनिंग में, क्योंकि हम जब तक अपने से टॉप प्लेयर से ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हमारी गेम ट्रू वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, टाइम हमारा खत्म हो गया, लेकिन एक तो हमें उस मोबाइल क्लिप ने बड़ा परेशान किया कि हमारे चैंपियंस परेशान है कि उनको क्यों लोग नहीं देख रहे। आप माशाल्लाह यू आर ऑन नेशनल टेलीविजन, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इन दी एंड आप कोई भी मैसेज देना चाहें टू ऑल द फॉलोअर्स, आज आपका मैच भी है, कुछ भी कहना चाहें तो आप प्लीज कहिए।
बस उनको इतना कह चाहेंगे आज इंशाल्लाह 1 बजे मैच है और हमारा लाइव होगा, आप आए मैच देखे हमें सपोर्ट करें, इंशाल्लाह हम पूरी जान लगा देंगे अपनी। बाकी आप लोगों पे आप लोगों की दुआओं का असर इंशाल्लाह जो है ना इंशाल्लाह आप लोग बहुत जबरदस्त खेलेंगे, जीतेंगे। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। वी रियली प्रे एंड विश कि हमारी जो स्क्वॉश टीम है वो जीत के आए एशियन गेम्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच नासिर इकबाल एंड आसिम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। आसिम और नाबाल हमारे साथ मौजूद थे, स्क्वॉश प्लेयर्स, इनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, आज बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है ऑन अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। ये कैसे इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और कैसे इसके ऊपर तवज्जो दी जा सकती है, इसी पे बात आज के सेगमेंट तड़के तड़के में सिकंदर साहब कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं। खुराक को हवा और पानी के बाद इंसानी जिस्म के लिए सबसे जरूरी चीज माना जाता है। दुनिया भर में इस खुराक का 1/3 हिस्सा इंतजामी अमूर की कमी के बायस जाया कर दिया जाता है। पाकिस्तान दुनिया में खुराक जाया करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत की एक बड़ी वजह बढ़ती हुई आबादी को भी करार दिया जाता है। ऐसा मुल्क जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हों, हजारों टन खाना लैंडफिल्स में फेंक देना इस बात की निशानदेही करता है कि कुदरत हमसे नाराज है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेसो तड़के तड़के के साथ मैं हूं सिकंदर बट। आज दुनिया भर में खुराक ज़ाया करने पर आगाही देने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां खुराक ज़ाया करने की शरह ख़तरनाक हद तक हाई है। आपको मेरी बात सुनकर यकीनन हैरानगी हुई होगी, क्योंकि ऐसा मुल्क कि जहां लोगों के पास खाने को कुछ नहीं, वहां खुराक ज़ाया कैसे हो सकती है। आज के तड़के तड़के में इन्हीं हक़ाइक़ पर नज़र डालेंगे, मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में फूड वेस्टेज रोकने के लिए बहुत से इदारे काम कर रहे हैं। आज आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे ही नौजवान से कि जो ये काम कई साल से पाकिस्तान में कर रहे हैं और उनको देखकर कई लोगों ने इंस्पिरेशन ली। अस्सलाम वालेकुम। मूसा भाई, इस काम का आगाज़ कैसे किया आपने? बेसिकली रिस्क ट्रस्ट हमारा अदारा है जो कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत, फूड वेस्टेज और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काम कर रहा है। काम हमारी जो जर्नी है, हमारी स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। हमने लम्स के ज़माने के अंदर हमने स्टेप शुरू किया था जब हम 2nd ईयर के अंदर थे। इसे वसाइल की कमी कहें या हमारे हुक्मरानों की तरजीहात की सितम ज़रीफ़ी कि आज तक पाकिस्तान में फूड वेस्ट का कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं बनाया गया, जबकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान की 40% आबादी खुराक की किल्लत का शिकार है, जिसमें से 38% सिर्फ 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं। सफ़ेद पोश फैमिली को मैं राशन देने गया तो वहाँ पे एक बुढ़िया आंटी बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनसे पूछा कि चलिए मैंने राशन तो दे दिया आपको, मैं आपकी और क्या मदद कर सकूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा कुछ ऐसा कर लो कि मुझे हर रोज़ ये फैसला ना करना पड़े कि मैं आज अपने किस बच्चे को खाना खिलाऊं। चंद माह कबल वजारत फूड एंड सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी अवाम सालाना 2 करोड़ टन खुराक ज़ाया करते हैं, जो मुल्की पैदावार का 26%, जबकि इसकी कुल मालियत 4 अरब डॉलर बनती है। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में बसने वाला हर एक घराना अपनी आमदनी का निस्फ सिर्फ ग़िज़ा पर खर्च करने पर मजबूर है, जबकि ग़िज़ा ज़ाया होने की जिम्मेदारी आवाम पर आयद होती है। हुकूमत इसे आवाम की लापरवाही और इनफरादी अमल करार देती है। मुझे आज भी याद है, हमारी पहली एक पिकअप थी, ये जेल रोड के पास एक आंटी थी, उनके घर में ख़त्म उन्होंने दिलवाया था। तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास बहुत सारी हलीम बच गई है, तो मैं आपके लिए फ़्रेश नान मंगवा रही हूँ, तो आप आ जाएँ पिक कर लें। तो हम भी खुशी खुशी चले गए, हम जो है फिर इकट्ठा किया खाना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो क्या इरादा आपका, कहाँ तक इसको लेके जाने का आपका प्रोग्राम? तो सर देखें, जो फूड वेस्टेज है ना, अमूमन लोग समझते हैं कि फूड वेस्टेज हाली शादी ब्याह पे खाना ज़ाया होना या घरों में खाना ज़ाया होना, उनको बाज़-औक़ात ये आप इमेजिन नहीं कर पाते कि फूड वेस्टेज जो है वो पूरी सप्लाई चेन के अंदर हो रहा है। वो किसान से शुरू होता है, वो फिर मैन्युफैक्चर रिटेलर के पास भी होता है, वो फिर प्रोसेसर के पास भी होता है, फिर जाके मार्केट में होता है, फिर जाके किसी रेस्टोरेंट या आपके घर में आता है। अब ये हर पॉइंट पे किसी ना किसी वजह की वजह से फूड वेस्ट हो रहा है।
एक जानिब पाकिस्तान दुनिया के 121 अफलासज़दा ममालिक की लिस्ट में 99 नंबर पर आता है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ग़िज़ा की बेकदरी करने वालों में नुमाया मुकाम रखता है। इस बिगाड़ की 3 बड़ी वजूहात बताई जाती हैं। नंबर 1, नाकिस तरसील। 35% सब्जियां और फल फसल से निकलकर सारस तक पहुंच ही नहीं पाती। अशिया को इस्तेमाल की तारीख खत्म हो जाने पर जाया कर दिया जाता है। नंबर 2, मिडल मैन या जखीरा अंदोज, जिसके पास फल सब्जी स्टोर करने की सहूलत का फुकदान है। और नंबर 3, घरों, होटलों और तकरीबात में जरूरत से ज्यादा पकाया जाने वाला खाना। पाकिस्तान में रीसेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, वो कहते हैं कि तकरीबन 26% जो हमारा खाना है जो प्रोड्यूस होता है वो ज़ाया हो जाता है। यानी कि एक ऑलरेडी एक कौम जो कि हंगर इंडेक्स में इतनी नीचे है और इतनी ज़्यादा भूख और अफलास है, वहाँ पे खाना बनता है लेकिन वो पहुँचता ही नहीं है मार्केट के अंदर सही तरीके कार से। फूड वेस्टेज अवेयरनेस डे के हवाले से पाकिस्तानी नेशन को मूसा भाई क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि रिस्क की जो है ना कदर करें। सबसे बड़ी बात ये बड़ी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हर घर में ये बात सिखाई तो जाती है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इसका अमली जामा पहले तो बहुत था, शायद अब शायद अमली जामे में उतनी नहीं आ रही। मेरी तमाम जितने भी आपके प्रोग्राम से तवज्जो से लोग देख रहे हैं उनको ये रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर अपने घर में है तो देखें भाई खाना क्यों ज़ाया हो रहा है, क्यों आप अमूमन फ्रिज खोलेंगे कुछ ना कुछ पड़ा होगा जो कि ज़ाया होने वाला है, वो ज़ाया ना करें, वो अपने सपोर्ट स्टाफ को दे दें, अपने के घर आपके जो लोग आ रहे हैं उनको दे दें, या फिर वैसे ही अपने घरों के दस्तरखान खोल लें, बड़े लोग आएंगे, उससे बरकत आती है। ये थे मूसा आमिर जो फूड वेस्टेज के हवाले से पाकिस्तान में हाई लेवल पे काम कर रहे हैं। तड़के तड़के से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब बात करेंगे वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिल के अमराज से मुतल्लिक शऊर बेदार करने के लिए 29 सितंबर को अमराज़े कल्ब का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में दिल की जो बीमारियां हैं उसके मुतल्लिक मुकम्मल आगही और उनसे बचाव के लिए शऊर पैदा करना है। आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में होने वाली अमवात की सबसे बड़ी वजह दिल के अवारिज़ हैं और हर साल तकरीबन 1.7 करोड़ लोग दिल की बीमारी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, जो कि आलमी अमवात का तकरीबन 31% बनता है। पाकिस्तान में जी दिल के आर्जे का मसला बाकी दुनिया की निस्बत ज़्यादा जो कि गंभीर है, ज़्यादा जो क्रिटिकल है और लाखों लोग जो है बुनियादी तौर पर अमराज़े कल्ब या इससे पैदा होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। दिल की बीमारियों में जो अगर हम बात करें तो 80% अमवात महज अपने तर्ज ज़िंदगी जिसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं इसमें छोटी छोटी जो चेंजेस है तब्दीलियां लाकर रोकी जा सकती हैं। लेकिन अगर हम इस हवाले से कहें कि अमराज़े कल्ब क्यों लाहक होते हैं और इनसे बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, वजूहात क्या है, सबसे बढ़कर इमरान यंगस्टर्स में आजकल हम बहुत ज़्यादा हार्ट रिलेटेड इशूज़ को सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल, उनके स्लीपिंग पैटर्न, उनकी ईटिंग हैबिट्स, ये सारी चीजें बहुत असरअंदाज होती हैं। एग्जैक्टली जी, हम सब में कहीं ना कहीं, मैं खुद इनफैक्ट ये कोलेस्ट्रॉल वाले मसले का तो मैं खुद शिकार हूँ, हम सब कहीं ना कहीं शिकार रहते हैं। एज यू सेड आवर लाइफस्टाइल, सबसे पहले हम खाते क्या हैं, हम सोते कितना है, हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कितना रखते हैं, हम हाइपरटेंशन से कितना बचते हैं, हम किस हद तक। और आज भी आपने चूंकि जिक्र छेड़ ही दिया तो मैं आपको बताऊं, आज लाहौर बहुत स्मोगी हुआ था, मतलब इतनी ज़्यादा स्मोक मुझे नज़र आ रही थी, वो विजिबल स्मोक थी। और मुझे लगता है कि आने वाले जो चंद दिन हैं वो मज़ीद ख़तरनाक होंगे, बल्कि इस हवाले से जो हमारी हुकूमत है उनको इक़दामात कर लेने चाहिए, जो कि आज वाकई अमला मुझे फील होता है। और कल हमने जिक्र भी किया था कि लाहौर जो है ना वन ऑफ द टॉप 3 सिटीज़ इन द वर्ल्ड जो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हैं। तो इस हवाले से कराची और लाहौर वैसे ही वल्नरेबल हैं। तो जनाब हमारा लाइफस्टाइल मैटर्स अ लॉट और हम कोशिश करेंगे कि हम इस हवाले से एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी आप तक पहुंचाएं। लेकिन जो बात यहाँ पे करने की है वो खुद एहतसाबी भी मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि आपके जिस्म के मामले में भी तो खुद एहतसाबी बहुत ज़रूरी है। हम सब एक दफ़ा दिन में ज़रूर सोचें कि हम 24 घंटे जो अपनी पूरी बॉडी को, अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को इस्तेमाल करते हैं, इनसे काम लेते हैं, क्या इस पूरे जिस्म का हम पे हक नहीं है कि हम इसे 30 मिनट 35 मिनट रिलैक्स करें, अपने आप को सुकून से रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ये कितना एक मुश्किल है, 8-10 हज़ार कदम डेली चलने, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, और 6-7 घंटे सो लें। बिल्कुल ऐसे। और इस साल का थीम भी है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ये थीम
रूटीन बेसिकली, और इसके साथ साथ जो हमारे मसाइल हैं हमारे लाइफस्टाइल को, जैसे इमरान ने मेंशन किया, यंगस्टर्स में एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, या हमारा स्ट्रेस है, एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी, एक बेचैनी है, हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल हेल्थ पे तो असर डालती हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर नदीम रिजवी मौजूद हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, चाहेंगे हमारे देखने वालों को आप हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज हैं कि क्या होते हैं, और आज का दिन और इसके थीम के हवाले से भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये यूज हार्ट टू नो हार्ट का मतलब है कि आप अपने दिल की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हो सकती हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स, उनको आप आइडेंटिफाई करें और उनका सही तरह उनको इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम दे उसका इलाज करें। अच्छा, बहुत से हमारे लोग जो हैं उनमें मिथ्स हैं और के रिस्क फैक्टर्स, हम लोग बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और शुगर और इन चीजों पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं जो एक नंबर्स हैं। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा और बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं हमारी सोसाइटी में, जिसकी तरफ चूंकि फाइनेंशियल इतनी इंसेंटिव नहीं है ना डॉक्टर्स को ना फार्मासिस्ट को, तो उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मीन्स कि आप जो ये बेइत्मीनानी होती है, डिसकंटेंटमेंट जो है, ये बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसलिए मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसको कम से कम जितनी आप क्या टैकल कर सके करें। उसके अलावा सोना जो है, स्लीप, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप जो है वो सोएं सही टाइम पे, और एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप जो है वो, आजकल स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, आप देखते हैं उस पे आपका स्लीप नंबर आता है, एक स्लीप स्कोर, तो उससे पता चलता है कि आपकी जो बॉडी है वो रिफ्रेश होती है अगले मॉर्निंग में। बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे गाड़ी को सर्विसिंग की जरूरत होती है रेगुलर इंटरवल्स पे, बॉडी को भी सोने की जरूरत होती है। इसके अलावा वर्कआउट बहुत ही जरूरी है कि रेगुलर करें। ये नहीं कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर आपने 2-4 महीने वर्कआउट कर लिया। आप एक लाइफस्टाइल अपनी चेंज करें जिसमें वर्कआउट बहुत जरूरी है, और एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स आप अपनी हार्ट बीट को 20 मिनट के लिए एटलीस्ट 110-120 पे डेली ले जाएं, हफ्ते में 4-5 दिन अगर हो सके। और आखिर में वेट जो है वो बहुत ही जरूरी है। अगर आपका वेट अच्छा है, वो BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, वो 25 के अराउंड आपका होना चाहिए। वो वेट और हाइट के साथ कैलकुलेट होता है। तो ये 4 चीजें जो हैं, सुकून, सोना, ठीक, वर्जिश और वजन, ये बहुत ही जरूरी है, जिस पे भी कंसंट्रेट करें। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ इस दिन की मुनासबत से और आप जी आपके तजर्बे से फायदा उठाते हुए, डॉक्टर साहब, ये हार्ट अटैक फिनोमिनन जो है, इसको सर थोड़ा सा ज्यादा एलेबोरेट कर दे। लोगों को बड़ी अवेयरनेस चाहिए, बड़ी कीमती जाने जो इस प्रोसेस के अंदर बच सकती हैं। बाज़ औक़ात हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, बेहतियाती की वजह से वो जाने ज़ाया हो जाती हैं। ये हार्ट अटैक फिनोमिनन है क्या, इसके सिम्टम्स, एंड देन इमीडिएटली जब वो सिम्टम्स फील हो तो व्हाट वी शुड डू, अगर इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, देखिए, हार्ट एक मतलब ये है कि आपके डैमेज हो रहा है। वो डैमेज इस तरह होता है कि उसको खून नहीं जाता। तो 3 बड़ी शरियानें और उनकी शाखें जो हैं वो दिल को खून पहुंचाती हैं। तो उनमें से अगर कोई शाख या मेन आर्टरी बंद हो जाए तो उसका फिर वो दिल का हिस्सा जो है वो डैमेज होने लगे। इसकी अलामतें जो हैं वो जनरली लोग समझते हैं सीने में, यहाँ ऐसे हाथ रख के दर्द है, लेकिन ये दर्द जरूरी नहीं है। सीने में एक दर्द जरूर हो सकता है कि वो सांस बहुत ज्यादा एकदम फूलने लगे, उसके साथ वॉमिटिंग होने लगे, पसीना होने, कोई अनहोनी चीज ऐसी जो आपको पहले नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं हुई। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा, ऑडियो रुक गई थी आपकी, आप कंटिन्यू कीजिए अगर सुन पा रहे हैं तो। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जिस पे हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक के हवाले से। अक्सर ये होता है कि जब किसी को इस किस्म के अनयूजुअल सिम्टम आते हैं, लोगों को मालूम नहीं होता। अमूमी तौर पे हम क्या करते हैं, हम छाती को मलना शुरू कर देते हैं, उसके हाथ पाँव मलना शुरू कर देते हैं।
अपने तौर पे शायद लोगों को यही रेमेडी समझ आती है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले तो अगर आप उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल इमरजेंसी तक पहुंचा सकें वो ज़रूरी है, और फिर उसके बाद जो बाकी कुछ ज़रूरी टेक्निकली चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं चाहूँगा अगर डॉक्टर साहब ही आए तो हमारे पास एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ जाए। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को रियलाइजेशन नहीं होती है, क्योंकि वो हार्ट रिलेटेड किसी भी सिम्टम को इग्नोर करके उसको किसी और सिम्टम से जो कह लेना रिलेट कर देते हैं कि खुदा न खास्ता स्टमक का कोई इशू है, दीगर मसाइल है, मैदे में कोई गैस वैस हो गई है, इस तरह के मसाइल। और ये ऐसे छोटी छोटी चीजें जिनको नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई सिम्टम विजिबल है, आप प्लीज डॉक्टर से एज अर्ली एज पॉसिबल कंसल्ट करें, ताकि आप उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और आपको पता हो कि आपको हार्ट रिलेटेड कोई इशू है। और मैं सिर्फ तमाम देखने वालों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, देन विल गो टू अ ब्रेक। डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया कि आप YouTube पे जाके कम से कम एक ऐसे सर्कमस्टेंशियल वीडियो जरूर देख लें कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो आपने उस सूरत में क्या करना है, फर्स्ट एड कैसे हो सकता है आप किसी की जान बचा लें। अल्लाह करे कि हम बीमारियों से बचें, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स। वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं मारूफ फोटोग्राफर सैयद मेहदी बुखारी से। क्या गुफ्तगू हो रही है आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। सैयद मेहदी बुखारी साहब हमारे मेहमान हैं। उनकी जो तस्वीर हैं, उनके पीछे जो कहानियाँ हैं, उनको दरियाफ्त करने का सिलसिला जारी है। वो तस्वीर जो बहुत मशहूर हुई, वो तस्वीर जो बुखारी साहब की पहचान बनी, लेकिन बुखारी साहब से हट के वो पाकिस्तान की पहचान बनी और पाकिस्तानी सियाहत में उन्होंने बहुत ज़्यादा, उसके फ़रोग में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। बुखारी साहब के साथ आज जिस तस्वीर को हमने डिस्कस करना है, ये अभी आप देख रहे हैं और उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। बुखारी साहब, ये टेक्निकल डिटेल्स तो अपनी जगह पे हैं। ये जो दूधी पत्थर की जो है, ये एक्चुअली ये सबसे पहले तो ये सन कौन सा है, ये कौन सा ज़माना है? ये 2017 है। 17, अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि बेसर से मैं चला हूँ, नारान से आगे बेसर, और बेसर से आपको ये ट्रैक करना पड़ता है दूधीपत का। यहाँ पे जीप नहीं जाती और काफ़ी अंदर करके नाले के साथ साथ आगे एक कैंप ग्राउंड आती है मुल्ला की बस्ती। ठीक है। तो मुल्ला की बस्ती से अगले दिन जब मैं झील पे पहुँचा हूँ, ये तस्वीर ली और वापसी का जब सफ़र इख्तियार किया तो मेरे साथ एक मुकामी गाइड था। दूर से हमें एक शख्स आता दिखाई दिया घोड़े पे। अब ये वीराना है, यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं। मुझे मेरे गाइड ने कहा कि हिफाजती तौर पे वैसे ही आप अनजान इलाके में कोई आ रहा है तो आप ये कीमती कैमरे जो है ना ये पैक करें, उसकी नज़र ना इस पे पड़े। मैंने पैक किए। अब वो शख्स आया, उसने सिंगल बैरल गन लगाई हुई थी और उसने अपनी मुकामी ज़बान में ही मेरे गाइड को कुछ कहा। अब इन दोनों की बहस होने लग गई और बहस बढ़ते बढ़ते मुझे लगा कि कोई पॉजिटिव फील मुझे नहीं आई। मैंने अपने गाइड को पूछा क्या मसला है? कहता है सर जी ये भत्ता मांग रहा है, मतलब आपके पास जो कुछ है इसको दे दें। अच्छा। वरना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा कितने पैसे मांगता है? कहता 3000 मांगता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने 3000 निकाले, उसको दे दिए। उसने गिने बकायदा और सलाम लेके अस्सलाम वालेकुम वापस चला गया। इस पॉइंट पे, इस जगह पे मैंने ये सोचा कि ये या तो नया था, इसको पता नहीं था कि कैमरे इससे बहुत महंगे हैं, लेके जाना चाहता तो वो कैमरा ले जाता, या फिर इसका तरीका वारदात ही है कि ये सब कैश लेता है जिससे जो मिल जाए। इस जगह को सिक्योर किया बाद में नारायण पुलिस ने। इस जगह पे बहुत सारी ऐसी वाक़यात होते रहे। आपसे एक तकनीकी गलती हुई है हाँ, इसमें। हाँ, वो ये हुई कि आपने जैसे एतमाद से 3000 दे दी है। हाँ, मतलब अच्छा वो फिर बाकी सादा था। हाँ, वरना वो जिस एतमाद से आपने दे दिया हो सकता है वो और डिमांड कर सकता था। मतलब आप इस तरह भी तो कर सकते थे ना, आप कहते हैं कि यार नहीं इसको 2000 पे मना लो या 2500 पे मना लो, लेकिन उस वक्त खैर इंसान को इस वक्त इस तरह की सोच नहीं आती। मलक साहब 1000-1500 के पीछे मुझे गोली खाने का कोई शौक नहीं। ठीक है, इतना छोटा सा रिस्क भी क्यों लो। सही सही सही। अच्छा, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नारायण पुलिस ने, अच्छा नारायण पुलिस ने, मैंने आके इसको रिपोर्ट किया इस वाक़े को। नारायण पुलिस ने उसके बाद ये सख्ती की कि जो भी टूरिस्ट जाएगा वो पुलिस में अपना दर्ज करवा के जाएगा क्या प्लान है और क्या नहीं। और यहाँ पे पुलिस पार्टी पैदल मुल्ला की बस्ती तक
राउंड भी लगाती। ठीक है, ठीक और इन्होंने कोशिश की है कि इस तरह के वाक़यात जो है ना वो उस इलाके में कम से कम हो। ये तस्वीर आपको याद रहेगी? ये तस्वीर मुझे इस हवाले से याद रहेगी कि यहाँ पे लुटते लुटते बचे। नहीं मतलब देखें ना, अभी ये हर तस्वीर के पीछे जो कहानियाँ होती हैं, जो तस्वीर देखने वाला है वो उसको क्या मालूम है कि फोटोग्राफर जो है वो यहाँ पे पहुँचा कैसे है और उसके पीछे कहानी क्या है। अब ये तस्वीर मैंने कई बार देखी है और मेरे वह में गुमान भी नहीं है कि इसमें इस तरह का वाक़या भी है। अच्छा, ये जो इसमें रेडिश टोन है ये समर में नज़र आती है, ये वो जो छोटे छोटे? जी हाँ, ये जो जंगली फूल हैं ये हमारे हिमालय की रेंज में, कश्मीर में, और ये खास एल्टीट्यूड पे है। ख़ास एल्टीट्यूड पे। आप देवसाई में चले जाएं, अच्छा आप अगस्त, मिड अगस्त में ये अपने पीक पे होते हैं झीलों के किनारे पे। और सिर्फ रेडिश ही नहीं, अगर आप देवसाई में जाते हैं तो आपको तो ऐसे लगेगा जैसे रंगों की बहार है। अच्छा, वक्त के साथ साथ इस पे अफेक्ट हो रहा है, शायद इन्वायरमेंट बदल रही है या कुछ। अब फूल खिलते हैं लेकिन खिलते ही जल जाते हैं। कभी पहले ऐसा होता नहीं था कि कुछ दिन लाइफ होती थी, 10-15 दिन ये सर्वाइव करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब बहुत खुशकिस्मत है जिसको इतने खुश रंगों में। आप उधर से जब चिलास से बल्कि बाबूसर की तरफ ऊपर जाते हैं, मतलब भी खास एल्टीट्यूड जब भी आप गेन करते हैं तो ये जो रेडिश टोन है वो रेड फूल जो है ये नज़र आते हैं। और इस जो तस्वीर है इसमें कंपोजिशन में और उसकी खूबसूरती में कितना उसने एनहांस किया है। इसमें भी गडरिया है और वो अपना रेवर लेके आया था, झील के किनारे उसने रेवर छोड़ा था। गुज्जर आबादी मकामी जो है वो अपने रेवर लेके इस झील पे आ जाते हैं। अच्छा बुखारी साहब, ये भी आपने, आप बैसियत फोटोग्राफर यकीनन आप ये ह्यूमन एलिमेंट या लाइफ का जो एलिमेंट है ये तो आप खुद इंटेंशनली डालते हैं ना। आप किसी भी नेचर को, पहाड़ को, और उसको 1000 एंगल से ले लें, जब तक कि ज़िंदगी का आंसर उसमें नहीं है तो उस वक्त तक वो चीज़ नहीं आती। और ये इंटेंशनली, यानी ये शुरू से आपका है कि आपको लाइफ जो है वो उसको आपने इसमें शामिल करना है, उसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है। देखिए मेरी कोशिश यही रही है, मुझे ये फील होता है कि एक अच्छा मंजर तब तक अधूरा है जब तक इंसान या कोई ऐसा लाइफ एलिमेंट उसका हिस्सा ना बन जाए। और अगर कुछ भी नहीं, कोई इंसान भी नहीं, कोई ऐसा लाइफ एलिमेंट भी नहीं, तो कोई ऐसी चीज़ कम्युनिकेशन की, जैसे कि कोई गाड़ी गुजरती हुई, कोई ट्रक गुजरता हुआ, ये मुझे लगता है कि जैसे ही वो चीज़ एंटर होती है आपके फ्रेम में तो आपका फ्रेम में लाइफ एंटर होती है और देखने वाला उसको स्क्रॉल करके नहीं गुजर जाएगा, उसको रुक के देखेगा। तो उसके लिए कभी कभी आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है कि कुछ नहीं, कोई हैपनिंग ही नहीं हो रही होती, कोई गुजर ही नहीं, क्योंकि ये दूर दराज के वीराने हैं, ये शहर तो नहीं है जहाँ पे जूम हो। तो आपको बैठना पड़ता है, कभी कभी स्टेज भी करना पड़ता है कि कोई आपके पीछे से गुजरा लेकिन आप चाहते हैं कि ये इस जगह से गुजरे, लेकिन वो तो कहीं और से गुजरा, तो फिर आपको उसको बुला के रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाईजान मैं एक तस्वीर लेना चाहता हूँ, अगर आप इस तरह से हो जाएं तो क्या हर्ज है। मान जाते हैं लोग, कभी कभी स्टेज भी करना। लेकिन मेरा मानना ये है कि अच्छा फोटोग्राफर वही है जो लाइफ को रिप्रेजेंट करे अपनी। अदरवाइज तो नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि जो यूनिवर्स का जो एक एज है या नॉन यूनिवर्स का 94 या 96 बिलियन लाइट ईयर्स पे, तो मैटर की तो कमी नहीं है। मतलब यूनिवर्स जो है वो मैटर से भरपूर है। और आप अर्थ पे भी अगर आप पहाड़ों की या दरियाओं की, आप जितने भी एंगल से, जितने भी जावियों से तस्वीर लेंगे और इसकी बेशक कैटलॉग या एक बुक शाया करवा दें, तो 10वें या 11वें सफ़े तक इंसान जो है वो बोर हो जाता है जो देख रहा होता है। और लेकिन उसमें जैसे ही आप लाइफ एलिमेंट डालते हैं तो वो तस्वीर जो कैसे लगता है जैसे पहले स्टैटिक थी और अब बोलना शुरू कर दिया। सैयद मेहदी बुखारी साहब की तस्वीर की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो यही है कि सारी तस्वीर जो है वो ये बोलती हुई हैं। और इसी तरह की एक और बोलती तस्वीर के साथ हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। देखते रहिए माइंड मैटर।
अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद घर आमना दे हो गई आमद हुजूर दी घर आमना दे हो गई आमद हुजूर दी वे फरिश्ते आका दा रुखसार आ गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद दाई हलीमा जाग उठे तेरे बड़े नसीब दाई हलीमा जाग उठे तेरे बड़े नसीब गोदी च तेरी नबियां दे सरदार आ गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत ही खूबसूरत नात और बहुत ही खूबसूरत दिन, बहुत ही खूबसूरत मौके के ऊपर आपके सामने रिजवान हमारे भाई ने पेश की। रिजवान खुश आमदीद, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? बहुत ज़बरदस्त नात, बहुत ज़बरदस्त सलाम आपने पेश किया बहज़ूर नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पे लाखों करोड़ों दुरूद करीम। मौजू आपको मालूम ही है क्या है। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी है। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में 12 रबीउल अव्वल को मनाया जा रहा है मजहबी अक़ीदत एहतराम के साथ और जोश व जज्बे के साथ भी, और सेलिब्रेट किया जा रहा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मोहतरम की आमद को। और हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिक्र किया, और जैसा कि अरमला ने बताया था कि हम एक डेडिकेटेड नशिस्त रखेंगे, तो हमने प्रोफेसर नासिर भाई को मदऊ किया है कि हम थोड़ा सा जिक्र पाक कर लें और हमारी भी हाज़िरी हो जाए इस हवाले से। नासिर भाई खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, और आपको ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब इस दिन के हवाले से और आज की इन खुशियों को जिस तरह से पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला। आप दोनों को और हमारे जितने अहबाब यहाँ पर हैं, हमारे तमाम सुनने वालों को दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन इससे बड़ी खुशी के दिन का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। हमारी इस इंसानी जिंदगी में बहुत खुशियाँ आती हैं। इंसान की अपनी पैदाइश है, बच्चों की पैदाइश है, कोई एनिवर्सरीज हैं, कई नेशनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर इंसानों को खुशियाँ रब्बे ज़ुल जलाल अता करता है जी। और यकीनन ये अल्लाह का ही करम है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, जिसको खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने अपना एहसान कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन पर एहसान किया है जब उनमें अपना रसूल करीम मबूस फरमा दिए। तो यकीनन आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशियों का दिन है, जिसकी वजह से रब्बे ज़ुल जलाल ने बाकी सारी खुशियाँ नसीब फरमाई। हमें हर सतह पर, हमारी अपनी ज़ाती, हमारी माशरती, हमारी इंडिविजुअल से लेकर कौमी सतह पर जितनी खुशियाँ मिली हैं, वो सारी खुशियाँ आज की इस खुशी का सदका है। तो आज की खुशी सारी खुशियों की जान है। तो तमाम लोगों के लिए जिस तरह ये खुशी का दिन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हमारे मुल्क और कौम के लिए, आलम इस्लाम के लिए वाक़अतन हकीकी खुशियों का आगाज़ बना दे आज के दिन को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जो तफरीका, जो इंतशार, जो नफ़रतें, जो बुग़्ज़, जो इनाद रब्बे ज़ुल जलाल ने ख़त्म किए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि तुम याद करो अल्लाह की उस नेमत को कि जब तुम दुश्मन थे, अल्लाह ने अपनी नेमत से तुम्हें भाई भाई बना दिया। तो अल्लाह करे आज हमारे मुल्क में भी जो हालात हैं, जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के, मुसलमान आपस में मुत्तहिद हो जाएं, कोई तफरीका ना रह जाए, कोई ये आपस में दुश्मनियाँ, नाराज़गियाँ ना हो।
आज के दिन की रहमत और बरकत से जिस तरह 1400 साल पहले रब्बे जुल जलाल ने दुश्मनियां ख़त्म करके एक कर दिया था, काश आज उम्मत मुस्लिमा और मुल्क पाकिस्तान बिलखुसूस फिर दोबारा से उन खुशियों को महसूस करने के लिए मुत्तहिद और मुत्तफिक हो जाएं। अल्लाह आज का दिन बहुत बाबरकत फरमाए। बहुत बहुत खूबसूरत आगाज़। इस्लामोफोबिया ने पिछले कुछ अरसे में दुनिया को एक ऐसे बुखार में मुब्तला किया है जिसने इस्लाम की कतई मनफी या कहना चाहिए कि एक मुतज़ाद तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। हम अगर सीरत करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताला करें, पढ़ें, तो हमें सरापा रहमत के सिवा कुछ नहीं नज़र आता। और ये रहमत सिर्फ इंसानों के लिए या मुसलमानों के लिए नहीं है, ये कायनात के हर खित्ते के लिए, हर मखलूक के लिए है, शुरू से लेकर कायनात के ख़त्म होने तक, उस वक्त तक के लिए है। तो ये जो तसव्वुर है और उसवा हसना का, ये कैसे हमारे अमाल के अंदर आ जाए और हमें कितना डीपली सीरत नबवी को पढ़ने की ज़रूरत है नासिर भाई हमारी ज़िंदगी में, ताकि वो आ जाए और हम सारे चलते फिरते इस्लाम का एक चेहरा बन जाए, एक अपनी हमारी जो शख्सियत है इसका बयान बन जाए। ये कैसे हो सकता है, ज़रा इस पर रोशनी डालिए। बहुत खूबसूरत बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई और आज के इस दिन में पूरी उम्मत को बिलउमूम और हमारे सुनने वालों को पाकिस्तान में बिलखुसूस इस बात की ज़रूरत है कि हम ये तसव्वुर अपने जहन में रखें कि हम जिस रब के मानने वाले हैं वो कुछ लोगों का नहीं, वो सिर्फ मुसलमानों या अपने सामने सजदा करने वालों का रब नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है। हम नमाज का आगाज़ इस जुमले से करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो वो जो रब्बुल आलमीन तमाम जहानों का पालने वाला, उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आज जिनकी बेसत का, जिनकी विलादत मुक़द्दसा का आज दिन है जिसकी हम खुशी मना रहे हैं, उनको जब रहमत करार दिया तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत है। आका की रहमत को तो देखें, हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत के वो मज़ाहिर जो मुसलमानों के लिए, अपनों के लिए, गैरों के लिए, दोस्तों के लिए, हत्ता के दुश्मनों के लिए जो रहमत और मोहब्बत के जो मज़ाहिर कायम कर दिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर मुसलमान को उसका मजहर होना चाहिए। देखने से पता चले कि ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत का इजहार हमारे अमल से, हमारे कौल से, फेल से, हमारे अपने घरों में, हमारे साथ हमारे रिश्तेदारों में, हमारे अहबाब में, फिर हमारा जो इवन इंसानों से हटकर आका अलैहिस्सलाम ने तो हैवानात और बहाइम पर ज्यादती करने की इजाजत नहीं दी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिड़िया को देखा अपने बच्चे के लिए रोता हुआ, तो आका अलैहिस्सलाम तड़प गए, फरमाया मन फज्जा हादिही बिवलदिहा रुद्दूहा इलैहा वलदहा। इस माँ को इसके बच्चे की वजह से किसने तंग किया, इसका बच्चा इसको वापस लौटा दो। चींटियों के रास्ते में किसी ने आग लगा दी इमरान भाई, चींटियों के रास्ते में, शायद कोई और हो तो इसकी परवाह ही ना करे। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसने इन चींटियों को तंग किया और इनके रास्ते में आग लगा दी, इसको ख़त्म करो। आका, हमारे आका जिनका आज यौम विलादत है, वो चींटियों के लिए भी हमें रहमत देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे और हम नासिर भाई तक के लिए रहमत का इजहार हो। कतई कलामी की इमाजत। और हम किस दिल से क़िताल करते हैं, हम किस दिल से जानवरों की तो छोड़े इंसानों की जानें ले लेते हैं, बेदर्दी से ले लेते हैं, और रोजाना कई ऐसे वाक़यात हम देखते हैं। मैं नासिर भाई आपकी इजाज़त से छोटी सी एक ब्रेक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, मैं इस नुक्ते से हम जारी करेंगे। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आइए। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं नासिर भाई, तो मैं चाहता हूँ आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। हम इस्लामोफोबिया पे बात कर रहे थे और इसके साथ साथ 12 रबीउल अव्वल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को जब अब आए 1400 साल से ज़्यादा गुजर गए हैं, और मैं बिलीव करता हूँ कि क़यामत की बहुत सारी निशानियों में से एक निशानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर भी था। तो हमें बहुत, हमारे लिए लाजिम है कि हम अपनी शख्सियात का, अपने अमाल का अहाता करें कि हम किस तरीके से उनको बेहतर कर सकते हैं। तो इस पर भी प्रोग्राम के इस हिस्से में रोशनी डालिएगा इस मुख्तसर वक्त के अंदर, जितना भी आप कर पाएँ। ये वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं जो बात कहले कर रहा था, एक तो ये कि इस्लामोफोबिया के हवाले से हमारे हुक्मरानों को पूरे आलम इस्लाम को काम करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत और इस्लाम में जो सलामती और ईमान में जो अमन है वो लोगों के सामने रखना चाहिए कि हमारी तो ग्रीटिंग्स भी अस्सलाम वालेकुम से, हम तो किसी से मिलते हैं तो उस पर सलामती भेजते हैं। तो इस्लाम तो सरासर सलामती का दीन है, इस्लाम में तो किसी के लिए तकलीफ है ही नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने आपसे कहा, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बहाइम के लिए, हशरात के लिए, हत्ता के परिंदों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और आका का दिल कितना उनके लिए तड़पता था।
कि आका अलैहिस्सलाम ने कुछ अंसार के बच्चों को देखा, वो खेल रहे थे और खेलने में कोई पुराना खेल होगी कि किसी मुर्ग को निशाना बना रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया और आका नाराज हुए, फरमाया इस तरह बिला वजह इन परिंदों को तंग करना, रब्बे जुल जलाल ऐसे शख्स को जन्नत में जगह नहीं देगा जो बिला वजह किसी परिंदे को तंग करता है और किसी चीज़ का बिला वजह शिकार करता है और अपना निशाना दुरुस्त करने के लिए किसी चीज़ को तकलीफ में मुब्तला करता है। तो ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफत रहमत है कि जिसका मजहर आज के दिन इंसानों को बनना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जब आका ने मक्का फतह किया, पूरी दुनिया में इमरान भाई जिस किसी ने लोग जब फतह करते हैं, फतह करने के बाद मफ्तूहा कौम के साथ क्या सलूक होता है, पूरी दुनिया कोई मिसाल दे दे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का पर अपने जानी दुश्मनों के साथ, जिन्होंने मक्का में रहना हुजूर के लिए दुश्वार कर दिया था, मेरे आका को आपके सहाबा को हिजरत करके मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा, आज ठीक 10 साल के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम फातिह बनकर आका अलैहिस्सलाम एक कंकरर की हैसियत से जब वहां पर आए तो किसी सहाबी ने कह दिया अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन खून बहाने का दिन है। मेरे आका ने फरमाया ना, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है। लोगों से सवाल करते हैं मेरे आका बताओ क्या सलूक किया जाए, तो वो कहते हैं आप हमारे प्यारे भाई अब्दुल्ला के बेटे हैं और रहमत करने वाले हैं और मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है हमारे अंदर। मेरे आका ने फरमाया वही जुमला बोलूंगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए बोलेगा, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुमुत तुलका, आज के दिन तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, जाओ तुम सारे वक्त मेरे पास। जिससे ये फतह मक्का के लोगों के लिए तुलका का लफ्ज़ भी पड़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम तो इस तरह रहमत बेशक बेशक। वक्त मेरे पास नासिर भाई खत्म हो गया, कतई तौर पे जी नहीं चाहता कि मैं आपको रोकूं, इसके ऊपर बात दिल चाहता है कि होती रहे और हम सुनते रहें, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया इस मुख्तसर वक्त के लिए। सिर्फ हमारी हाज़िरी है जी, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि पूरी दुनिया के समंदर मिलकर स्याही बन जाएं तो हम तारीफ़ नहीं लिख सकते, हमारी ज़बानें इस काबिल हैं ही नहीं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करें। हम इससे पहले कि प्रोग्राम की क्लोजिंग करें, रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, नाते रसूल मकबूल सुनते हैं, मैं इसी पे बिल्कुल इजाज़त लेते हैं आपसे, हम पीर के रोज़ मिलेंगे इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखिए और रिजवान भाई ज़रा एक और कलाम सुनाइए, फिर हम इजाज़त चाहेंगे। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई ये अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिमी, वो मोहम्मद फ़ख्र आलम, वो मोहम्मद फ़ख्र आलम, बादशाहे इंस जां, सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम, एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हैं हम, अर्ज़ की जिब्रील ने शाहिदी है मोहतरम, आका आपका कोई मुमासिल ही नहीं, रब की कसम न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है, ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा।